everyone. Today we are going to study about international relations. मैं हूँ राइनी and we will be dealing with all the international current affairs, and this will be our part 1 of last year's current affairs related to international relations. So let's see what is in our table of content. We will be studying about India-France relations, neighborhood first policy. So this is our country. Suppose this is our country. So यहाँ पर है हमारी मालदीव्स, यहाँ पर है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान. सो ये सारी कंट्री के लिए, नेबरहुड के लिए स्पेशली हमने किस तरह की पॉलिसी लेके आई है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. इंडियाज एनर्जी डिप्लोमेसी के बारे में देखेंगे हम कि एनर्जी सेक्टर में हाउ वी आर प्लेइंग, 2030 के टारगेट्स क्या हैं, 2070 के टारगेट्स क्या हैं, ये सब हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं. फिर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स. सो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे आपके हो गए IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन डेवलपमेंट बैंक. सो ये सारे आपके जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उसके बारे में हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. फिर SCO के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रिक्स. सो टुडे 2 टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग, वो बहुत ज्यादा डिटेल में रहेगा. कौन सा वो 2 टॉपिक है जो बहुत ज्यादा डिटेल में हम करने वाले हैं? वो है आपका स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स. ठीक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. फिर हम ब्रिक्स के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक 1 शीट एंड मेक शॉर्ट नोट्स. लाइक यू कैन टेक 6 to 7 पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे, एंड देन यू कैन मेक योर मेंस शॉर्ट नोट्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. We have to start with India and France relationship. So what do you think? What kind of relation अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में है? देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में कभी भी बहुत ज्यादा मनमुटाव, कोल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन कभी भी नहीं आई है. ठीक है, क्योंकि फ्रांस ऑल्सो फॉट फॉर इट्स इंडिपेंडेंस और इंडिया भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए फॉट हुआ था. ठीक है, इंडिया को भी पहले कॉलोनियल पावर्स आके इंडिया में डोमिनेट कर रहे थे, तो इंडिया भी उसके लिए रेडी नहीं था. और फिर धीरे धीरे India has strengthened its base after independence. So France की भी कुछ ऐसी ही हिस्ट्री है. तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही वाज लाइक ऑन ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस, एंड वहाँ के जो गेस्ट ऑफ ऑनर एट द बेस्टाइल डे परेड, उनमें इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को. बेस्टाइल डे सेलिब्रेटेड ऑन. सो अगर आपको प्रिलिम्स में क्वेश्चन आता है ये बेस्टाइल डे कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो दिस इज सेलिब्रेटेड इन फ्रांस. सो बेस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड इन फ्रांस एंड इन July 14. July 14 इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन कहाँ होता है, दैट इज इन फ्रांस, एंड इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फेटे डी ला फेडरेशन. सो ये उनकी एक फेडरेशन बनी थी 1970s में, 1790s में. सेलिब्रेट द यूनिटी ऑफ फ्रेंच पीपल. सो उस समय में फ्रेंच पीपल आज़ाद हुए थे, उन्होंने अपना एक फेडरेशन बनाया था, फ्रेंच फेडरेशन, फेटे डी ला फेडरेशन, एंड दैट वाज फॉर्म्ड इन 1790. एंड इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दिस विल बी 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस. सो 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फ्रेंच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें जो हमने बनाया था आज से 25 साल पहले, हमने फ्रांस के साथ ये पार्टनरशिप बनाया था. वाई इंडिया फ्रांस टाइज आर स्ट्रॉन्ग. क्यों हमें ऐसा लगता है कि इंडिया और फ्रेंच के जो टाइज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिल रही है इस फील्ड में. द स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बिगैन इन 1998. ठीक है, जो स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में अभी हम बात कर रहे थे वो 1998 से स्टार्ट हो गया है फ्रांस और इंडिया के बीच में. ठीक है, की डेवलपमेंट्स क्या देखने को मिला है अभी कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट इन 2016, हमने 36 राफेल एयरक्राफ्ट वहाँ से अक्यूमुलेट किए थे, वहाँ से हमने खरीदे थे, और बदले में हमने क्या बोला था कि हमारा जो जैतापुर साइट है वहाँ पर हम यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स की कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं. तो ये समझौता हुआ था 2 कंट्रियों के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में ये समझौता हुआ था कि हम आपसे राफेल लेंगे, 36 राफेल्स लेंगे 2016 में, और फिर 2018 में ये बात हुई थी कि हम
वाटर रिएक्टर, जो यूरोपियन प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं सीतापुर साइट पे। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फ्रांस रिलेशन रिवॉल्व्स अराउंड डिफेंस, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक चीज में हम फ्रांस के साथ रिलेशन नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली द डिफेंस सेक्टर, इट्स ऑल्सो द क्लाइमेट सेक्टर, इट्स ऑल्सो द टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो ये सारे डोमेन में हम फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फाइटर्स ऑफ द इंडियन नेवी। सो हमने अभी रिसेंटली हमारी बात हुई है कि 26M फाइटर्स ऑफ द इंडियन नेवी and the coordination of 3 additional Scorpion class submarine at Mazagon Docks Shipbuilding Limited. So recent visit resulted in agreement for the acquisition. हम acquisition करने वाले हैं। इंडिया फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर्स लेने वाला है फॉर द इंडियन नेवी। ये भी आपके एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि रिसेंटली वी हैव मेड एन एग्रीमेंट टू बाय 26 राफेल M फाइटर्स फ्रॉम विच कंट्री? द आंसर इज फ्रांस। ओके, then both India and France shares a commitment to strategic autonomy, independence and foreign policies and advocate for multipolar world। और दोनों की बात ये है ना कि दोनों नेशन एक दूसरे को कभी भी ये लोग ना कमेंट नहीं करते, दे नेवर कमेंट ऑन ईच अदर्स इंटरनल इश्यूज। इंडिया की भी बात नहीं है कि वो अपने जो पेरिस में भी कुछ चीज़ें चल रही थी, देयर वाज अनरेस्ट इन पेरिस, वी कुड सी दैट देयर वाज अनरेस्ट इन पेरिस। सो पीएम मोदी ऑल्सो डिड नॉट इनिशिएटेड एनीथिंग which resulted in the unrest in Paris। तो कुछ भी ये लोग टिप्पणी नहीं करते अपने इंटरनल इश्यूज के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपके मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट, उन्होंने भी जो हमारे इंडिया में जो मुद्दे चल रहे हैं, मणिपुर इश्यूज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रिलीजियस फ्रीडम्स, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी नहीं किया। की आउटकम्स क्या आया इनके जो बीच में जो डिस्कशन हुआ है फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, इसमें क्या आया है? द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बेस्ड ऑन द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वहाँ के आपको मिला है क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीनियर ऑनर्स। ये नेशनल का, उनके नेशन का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। सो फ्रेंच सिटीजनशिप का ये हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीनियन ऑफ ऑनर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स लिखते हो ना, तो बीच में कुछ आप इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हाईएस्ट नेशनल ऑनर्स मिल रहे हैं कुछ कंट्रीज से, वो कंट्रीज आप मेंशन कर सकते हो। या जब आपको इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाए तो आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से हाईएस्ट नेशनल ऑनर अवार्ड मिला है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीनियन ऑफ ऑनर मिला है वहाँ से। सो इस तरह की चीज़ें से अगर आप अपने मेंस के आंसर्स स्टार्ट करते हो तो दिस विल कैच द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है, दैट यू आर राइटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी हम जब ये मीटिंग हुई तो 25th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया सेलिब्रेट कर रहे थे टुवर्ड्स द सेंचुरी ऑफ इंडियो फ्रेंच रिलेशन। ये उनका थीम था कि अभी तो 25th एनिवर्सरी, हमें सेंचुरी सेलिब्रेट करना है, एक साथ 100 साल हमारे फ्रेंडशिप को होना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं द इंडो पैसिफिक रीजन सॉ द लॉन्च ऑफ जॉइंट रोड मैप for collaboration action. In 2018, India and France established a joint strategic vision of India-France cooperation in the Indian Ocean region. So, Indian Ocean region में भी आप देखते हो कि फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सी वो कोशिश कर रहे हैं अपनी पकड़ जमाने की, क्योंकि यूएस, चाइना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। सो ये इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, यहाँ पर इंडियन और फ्रांस कोलैबोरेशन देखने को मिलता है हमें टाइम टू टाइम। बोथ नेशन मेड अ जॉइंट कमिटमेंट टू द कॉम्बैट सिंगल यूज प्लास्टिक। अब सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भी लास्ट ईयर भी हमने देखा, वो तो कोविड शुरू हो गया था, इसीलिए हमें ये मूव को हम बहुत अच्छे से कोलैबोरेटिव वे में इसे नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। बट सिंगल यूज जो हमारा प्लास्टिक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे हमें रोकना है, और ये हमारी कंट्री का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम है ये अभी का। सो अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो तो फ्रांस ने हमारे इकोनॉमी में कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं? सो टोटल हमें 100 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट मिली है
फॉर सिटीज 2.0। सिटीज 2.0 क्या है? सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इस तरह का इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेंस 2.0, सिटीज इन्वेस्टमेंट 2.0, इसके लिए हमें फ्रांस की तरफ से 100 मिलियन यूरोज मिले हैं and 15 million USD for climate protection and women's empowerment in microfinance। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन था फ्रांस की तरफ से हमारी इकोनॉमी में, और हमने भी फ्रांस से उनके रेफेल डील में उनकी मदद की है, उनके डिफेंस में उनकी एक्सपोर्ट को और भी इन्हांस किया है। सो ये हमारा था कमिटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज डिस्क्लोज दैट इंडिया हैज प्रोवाइडेड। सो मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने 308 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिए हैं अपने पार्टनर कंट्रीज को, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है? 32 बिलियन डॉलर्स का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए 32 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इंडिया के तरफ से अपने नेबरहुड कंट्रीज के लिए। सो मेनली जो नेबरहुड कंट्रीज हैं जो इस फर्स्ट पॉलिसी के अंदर आए हैं, जिसके ऊपर हमने मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो है आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान। ये आपके सारी वो कंट्रीज हैं ना जो हमारे इंडियन बॉर्डर्स से अटैच्ड हैं या अटैच्ड नहीं भी हैं तो बहुत क्लोज हैं। जैसे मालदीव्स हो गया, मालदीव्स अटैच नहीं है बट इट्स वेरी क्लोज टू आवर कंट्री। सो हमने इंडियन गवर्नमेंट ने, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि हमने इस तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट इन कंट्रीज को प्रोवाइड किया है जो कि हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं। सो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये क्रेडिट? मेनली हमने जो एशियन कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड किया है, फिर 12 बिलियन हमने अफ्रीकन कंट्रीज को प्रोवाइड किया है और 2 बिलियन हमने अदर कंट्रीज को प्रोवाइड किया है। तो टोटल जो 32 बिलियन हमने इन्वेस्ट किए हैं हमारे नेबरहुड पॉलिसीज में, तो मेजरली ये इस तरह से डेवलप हुआ है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैकेनिज्म, डेवलपमेंट असिस्टेंस इज एक्सटेंडेड अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम आइडियाज। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आइडिया स्कीम क्या है, आइडिया स्कीम है in which your development assistance and economic assistance is given to other countries. This is called your ideas assistance, and ये किस बैंक के थ्रू हो रहा है? एग्जिम बैंक के थ्रू हो रहा है। अगर ये बोला जाए कि ये आरबीआई करवा रही है, सेबी करवा रही है, एसबीआई करवा रही है, नहीं, ये एग्जिम बैंक की तरफ हो रहा है। एग्जिम बैंक हमारी 1982 में स्टैब्लिश हो गई थी टू प्रमोट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। सो मेनली हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एग्जिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंस, फैसिलिटेट एंड प्रमोट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये स्पेशलाइज्ड बैंक है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही मेजरली हमने फॉर्म किया था 1982 में, एग्जिम बैंक। Nature of projects, 600 projects including infrastructure, power, connectivity, agriculture, education and health। ये सारे डोमेन को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। 600 प्रोजेक्ट्स हम करने वाले हैं ये सारे कंट्रीज में, और मेजरली इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, पावर सेक्टर डेवलप करेंगे, कनेक्टिविटी लाएंगे वहाँ पे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ पे भी हम काम करने वाले हैं ये सारे कंट्रीज में। जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान को हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत भी नहीं हो रही है और पाकिस्तान को हम जनरली फंडिंग नहीं करते हैं। सो अफगानिस्तान के साथ हम कर रहे हैं, हम भूटान के साथ कर रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सारे। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी रहेगी ये सारे कंट्रीज के लिए। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग इन अफगानिस्तान, हम लोग अफगानिस्तान में पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हम बना रहे हैं मालदीव्स में, ठीक है। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा हमने कंसेशनल क्रेडिट दिया है, बांग्लादेश हमें सबसे ज्यादा कंसेशनल क्रेडिट हमने दिया है। ग्लोबल साउथ में हम देखते हैं अफ्रीका, द प्रीवियस प्राइम अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क। सो ई विद्या भारती इज योर टेली एजुकेशन एंड ई आरोग्य भारती इज योर टेली मेडिसिन, ठीक है। आरोग्य मतलब मेडिसिन,
ठीक है, आरोग्य भारती इज फॉर टेली मेडिसिन सर्विसेज एंड ई विद्या भारती इज फॉर योर टेली एजुकेशन सर्विसेज। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हमने किया है यूएनडीपी के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, तो इस तरह के वहां पर भी हमने ज्वाइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। अब व्हाट इज आईटीईसी? आईटीईसी और Indian Technical and Economic Program is a bilateral assistance program established in 1964 and it was administered by Ministry of External Affairs। और रिसेंटली हमने क्या किया है, सागर अमृत स्कॉलरशिप भी स्टार्ट किया है। इंडिया ने सागर अमृत स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लिए। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड में, पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स कंट्री हैं, वहां के बच्चे अगर आके स्कॉलरशिप लेके इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। सागर अमृत स्कॉलरशिप के अंदर उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये है आईटीईसी कोलैबोरेशन। और उसके अलावा हमने पढ़ा सागर अमृत स्कॉलरशिप जो आपके पैसिफिक आइलैंड की जो कंट्रीज हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। अब व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट? लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? देखिए, इसमें सिंपल टर्म से हम देखते हैं कि मान लीजिए मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ और मैं इंडिया से कुछ बोरिंग करना चाहती हूँ, तो एक लाइन ऑफ क्रेडिट है कि मान लो मैं इंडिया से अभी 2 लाख करोड़ या 2 करोड़ मैं इंडिया से बोरो कर सकती हूँ। मैं कभी भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी वो बोरिंग्स कर सकती हूँ इंडिया से। नेपाल कभी भी कर सकता है। सो दीज आर बोरिंग्स लिमिटेड दैट कैन बी यूज्ड व्हेनेवर नीडेड। आपको जब भी जरूरत है ना, आपको एक क्रेडिट लिमिट डिसाइड हो जाएगी, उस लिमिट के अंदर आप कभी भी बोरिंग्स कर सकते हो व्हेनेवर योर नीड इज देयर। सो इस तरह की क्रेडिट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट हमने सपोर्ट किए हैं अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ। देखिए, इस तरह के मेजर्स अगर हमारी कंट्री लेके आती है ना, तो इंटरनेशनल, मेरा ऑप्शन वैसे भी PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इंटरनेशनल रिलेशंस आप में से जिसका भी ऑप्शन लिए हो, तो आप इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, इसका ये भी यूसेजेस कर सकते हो। आप जान सकते हो कि इंडिया के टाइज कैसे बेटर हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह से अपना पॉलिटिक्स, अपनी डिप्लोमेसी प्ले कर रहा है। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी अभी इंडिया उतना ज़्यादा मैच्योर डिप्लोमैट नहीं बन पाया है। ठीक है, अगर आप PSIR के सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तो बहुत सारे ऑथर्स का, इंडियन थिंकर्स का ये कहना है, ठीक है, C राजा मोहन जी हो गए, इनका ये कहना है, राजमंडला, ये सारे आपके इंडियन वो हैं, थिंकर्स हैं, जिनको हम कोट करते हैं अपने PSIR के आंसर्स में। तो इनका कहना है कि अभी इंडियन डिप्लोमेसी इज गेटिंग टू become mature, it's not mature yet। okay, so इस तरह के जब हम कंटेक्स्ट देखते हैं कि अपने नेबरहुड पॉलिसीज में इंडिया ऐसा कर रहा है, आउट ऑफ द नेबरहुड अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा कर रहा है, आसियान UNDP के साथ भी मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये सब आप अपने PSIR के आंसर्स में कोट कर सकते हो एज करंट अफेयर्स लाइक इश्यूज। ओके, अलॉन्ग विद द स्टैटिक विच यू विल स्टडी इन योर PSIR टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो हमारा इंडियाज एनर्जी डिप्लोमेसी के बारे में है। ठीक है, इंडियाज नेशनल टारगेट एंड ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट हेविली रिलाइज ऑन क्रूशियल रोल प्लेड बाय स्टेट्स इन द कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन। ऑब्वियसली इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो एनर्जी ट्रांजिशन में अगर हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, तो ही इंडिया अपना टारगेट बना पाएगा। The forthcoming G20 forum provides India with a chance to advocate for multifaceted approach to energy pathway. India aims to reach 50% non-fossil electricity generation by 2030. तो इंडिया का ये कहना है कि हम 2030 तक 50% नॉन-फॉसिल फ्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उसे यूज़ करेंगे अपनी कंट्री में, और 2070 तक तो हम 100% नॉन-फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करेंगे। दैट इज़ योर रीन्यूएबल एनर्जी से हम अपनी एनर्जी नीड्स को यूज़ करेंगे, एनर्जी नीड्स को फुलफिल करेंगे। स्टेट्स क्यों मैटर करता है? ठीक है, स्टेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ऑब्वियसली हमारा जो कंट्री है इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो सिसीड कर सके, बट स्टेट्स को ना हमें बहुत हार्मनी के साथ रखना है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को हमें बहुत हार्मनी के साथ मेंटेन करना है। तो यार स्टेट्स की जो इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये स्टेट्स हमारे कंट्री में। इम्प्लीमेंटिंग नेशनल टारगेट्स, tailoring strategy and local context, the diversity of Indian states necessitates a localized approach to energy transition, considering unique contexts,
रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हर एक स्टेट के पास अपना एक अलग जो आप बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है। कहीं पर आप विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हो, कहीं आप हाइड्रो पावर एनर्जी जनरेट कर सकते हो, कहीं थर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हो, किसी स्टेट्स में आप सोलार पावर एनर्जी बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हो, जैसे आपका गुजरात, राजस्थान जहाँ पर डेजर्टेड एरियाज मोस्टली हैं, तो वहाँ पर आप सोलार एनर्जी बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हो। सन की रेज भी बहुत डायरेक्टली वहाँ पर आती है, तो क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है हमारा। तो इस तरह से हमने देखा डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लान के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, लेकिन जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जब आपके पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो सेटअप है उसमें हम देखते हैं कि जो आपके फेडरल यूनिट्स हैं, जो आपके स्टेट्स हो गए, उनकी भागीदारी, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एड्रेसिंग लीगेसी इश्यूज, so reducing high distribution losses, improving reliability of power supply, enhancing service quality, ये सब स्टेट इंश्योर करता है। Laboratories innovation, state serves as laboratories of policy and experimentation innovation, जैसे गुजरात एंड राजस्थान ऑन सोलार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ऑन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा कि जब हम कुछ इनिशिएटिव लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से स्टेट में ये कितना अच्छे से कारगर हो रहा है। तो हमने देखा गुजरात राजस्थान में सोलार एनर्जी बहुत अच्छे से कारगर हो रही है, और महाराष्ट्र तमिलनाडु में विंड एनर्जी की टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छे से बूम कर पा रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग नेशनल पॉलिसीज, हार्नेसिंग स्टेट रिसोर्सेज, अब जिस स्टेट के पास जिस तरह के रिसोर्सेज हैं, लेवरेजिंग लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है, चाहे आपको बायोमास अवेलेबिलिटी हो गया, अबेंडेंट सोलार रेडिएशन हो गया, ये सब तरह के हमें देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से ज़्यादा हैं। प्रोमोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट लेवल फ्रेमवर्क। अब स्टेट लेवल में हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, a state level framework provides a holistic understanding of each state's energy transition plans, actions and governance processes. It enables better coordination, collaboration and alignment between central government and states. So हमें बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, अगर हम चाहते हैं कि जो हमने एक्शन प्लान डिसाइड किया है कि 2030 तक हमें 50% जो एनर्जी है वो हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से लेनी है, और 2070 तक हमें 100% जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से लेनी है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डालने होंगे। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इंक्लूसिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट्स, ये सब भी हमें स्टेट के साथ मिलता है। What are the challenges associated with states in energy transition? अब कुछ challenges भी हैं स्टूडेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं कि अगर हम स्टेट के साथ करते हैं अपना कोलैबोरेशन, तो ये होता है बैलेंसिंग द डाइवर्स प्रायोरिटीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। देखिए, वन साइज फिट्स ऑल तो हमें पता है कि ये हम स्टेट के साथ नहीं कर पाते हैं। कोई पॉलिसी जब गवर्नमेंट लेके आती है वो खुद हर स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से जब हम यहाँ एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, तो जैसे हमारा स्टेट हो गया बैंगलोर विल नॉट बी एबल टू हेल्प मोस्टली इन एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि बैंगलोर तो मेजरली आपकी आईटी सिटी है ना। तो इस तरह से हर स्टेट की अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ है कि हमें ये प्रोडक्शन करना है, हमें ये प्रोडक्शन करना है, हमें इस तरह से आईटी सेक्टर को बूम करना है। तो इस तरह से जब सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ होती है, वहाँ पर इस तरह के एनर्जी ट्रांजिशन को बूस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हम देखते हैं कि ये जो हमने टारगेट बनाया था 175 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल, ये जब हमने बनाया था कि हर स्टेट से हमारा 175 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होना चाहिए, उसमें हमने देखा सिर्फ गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान ने ही अपने गोल्स पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट किए। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स तो ये कर ही नहीं पाए, ठीक है। सो इस तरह के चैलेंजेस हमने देखे हैं कि स्टेट के साथ अराइज होते हैं। Challenges arises integrating renewable energy sources into the existing power grid, particularly in states with an inadequate grid infrastructure. तो जहाँ पर जिस स्टेट में आपके inadequate grid infrastructure है, तो वहाँ पर कैसे आप पावर ग्रिड्स बनाओगे, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एनर्जी का सोर्स कैसे बनाओगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारे स्टेट्स के साथ।
अब हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट और भी कौन से सारे प्लान्स लेके आई है फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। आपका सौभाग्य स्कीम है, ठीक है, अगर प्रीलिम्स में आपको पूछते हैं सौभाग्य स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू बिजली, इट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सो एवरी हाउस होल्ड विल हैव इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस द सौभाग्य स्कीम सेज, ठीक है। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में भी बात हुई है, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, स्मॉल मीटर नेशनल प्रोग्राम, फेम स्कीम भी है आपकी, अडॉप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो फेम स्कीम के अंदर हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। बहुत सारे सिटीज़ में अभी हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखने को मिलने शुरू हो गई है, बट इनका जो रीच है और भी सिटीज़ के साथ अभी होना बाकी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए तो इंडिया बहुत फेमस है ही। सो ये सारे हमारे मूव्स हैं। सो वे फॉरवर्ड क्या कहता है, हमें स्टेट सेंट्रिक अप्रोच लेना चाहिए, हमें स्टेट से भी देखना चाहिए कि उनके प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग एक्सप्रेस करना चाहिए, स्टेट लेवल ग्रीन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म चालू करना चाहिए, पीपल पावर्ड रेवोल्यूशन होना चाहिए, एंड स्टेट ट्राइबलाइजर्स मतलब स्टेट की प्रायोरिटी किस चीज़ में है, स्टेट किस चीज़ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है, उसके बारे में हमें भी देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, जो हमारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे होगा आपके हो गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। ये बहुत लंबा होने वाला टॉपिक, इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स अपने मेंस आंसर शीट में लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ताकि जब आप मेंस के एग्जाम में बैठो या टेस्ट सीरीज में बैठो तो आप इसको एक बार देख के फिर आंसर्स लिख सकते हो। Multilateralism, the favored approach to international cooperation, has undergone change in its range, aspects, and results throughout the evaluation. The ongoing discourage regarding the restructuring of multilateral development banks mirror has broader conversation surrounding the significance. अब इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था आपका, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का। सबसे पहले खुला था हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944, फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए IMF इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। IMF के बारे में प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल नहीं भी आए तो कुछ साल छोड़ के ऑल्टरनेट ईयर्स में IMF वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल भी नेट में जाके सर्व करते हो, पढ़ते हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। World Bank groups created in 1944, the World Bank companies comprises various institutions. So World Bank की भी कंस्ट्रक्शन आपकी 1994 में हुई थी। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD बनी थी आपकी, ठीक है। IBRD extends loans and financial assistance to middle income and creditworthy low income nations. So आपके middle income और low income जो nations हैं, बट वो creditworthy है, जो पैसे वापस करते हैं उनकी क्रेडिट सिस्टम अच्छी है, ठीक है। IBRD ने हमें भी बहुत हेल्प किया है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये सब के बारे में हमने देखा कि ये आपके। फिर हम देखते हैं कुछ रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं, ठीक है। वो तो आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, मेनली मल्टीलैटरल। अब रीजन वाइज एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ये एशिया पैसिफिक रीजन के डेवलपमेंट में मेनली वर्क करता है। फिर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, एस्टैब्लिश इन 1964। इंडिया इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है। अदर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन कौन से हैं दूसरे जो हम पढ़ते हैं, जो आपके हो गए यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, कैरेबियन डेवलपमेंट बैंक। सो ये सारे हमारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंस कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को, लो इनकम कंट्रीज़ को, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए, उनके पावर डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन और उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं। रेलिवेंस ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंस असिस्टेंस मिलता है हमें, हाँ भाई, वहाँ से बहुत प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज,
पर्टिकुलरली मिडिल इनकम एंड लो इनकम, इनको मेजरली पैसे मिलते हैं। डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, ये सारे फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों में आप देखोगे कि इनको पैसे मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। कैटलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखिए थोड़ा रिस्क टेकिंग होती है, लेकिन इस तरह से हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी कैटलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेट्स। मान लीजिए लो इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो अगर आप उनको फाइनेंस प्रोवाइड करोगे जब उन्हें ज़रूरत है, ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनकी कंट्री और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, उनके यहाँ डेवलपमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली होगा, इफेक्टिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज वो अपने बना सकेंगे। इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स में? इंडिया ऑल्सो प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल हियर। शेयर होल्डर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, एज अ मेंबर कंट्री इंडिया होल्ड शेयर्स इन वेरियस multilateral development banks including the World Bank and regional development banks like Asian Development Banks. So World Bank और Asian Development Banks में भी इंडिया का बहुत आप देखोगे कंसिडरेबल अमाउंट में इंडिया का शेयर है। और ये तो हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया का शेयर एशियन डेवलपमेंट बैंक में, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक में कितना है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछती है टाइम टू टाइम इन योर प्रीलिम्स, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो है इंडिया उनकी आवाज़ है। देखिए ग्लोबल साउथ में और ग्लोबल नॉर्थ में यही डिफरेंस है कि ग्लोबल नॉर्थ इज़ वेरी डेवलप्ड, ठीक है, आपके वेस्टर्न कंट्रीज, और ग्लोबल साउथ को उतना डेवलप नहीं बोला जाता, उसमें अभी भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज ही आते हैं, ठीक है, जैसे आपके हो गया इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये साउथ अफ्रीका, ये सब आपके ग्लोबल साउथ में आते हैं। तो इंडिया बन रहा है उनकी आवाज़, और फिर इस तरह के जो नीड्स हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनको एडवोकेट करता है आउटर वर्ल्ड में। पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसेस, इंडिया पॉलिसी फॉर्मेशन में भी बहुत एक्टिवली पार्ट ले रहा है, और बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स, कमिटमेंट और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस, ऑपरेशनल पॉलिसीज, ये सबको इंडिया प्रायोरिटाइज कर रहा है। बायलैटरल रिलेशनशिप्स भी हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं प्रमोटिंग साउथ साउथ कॉपरेशन, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, आसियान के साथ और भी बहुत सारे सदर्न कंट्रीज़ के साथ इंडिया का बायलैटरल रिलेशन तो है ही, उसके अलावा हम देखेंगे साउथ साउथ कॉपरेशन को प्रमोट करने में भी इंडिया की बहुत भागीदारी है। इंडिया एक्टिवली प्रमोट्स साउथ साउथ कॉपरेशन थ्रू multilateral development banks. It seeks to foster collaboration and knowledge exchange among development in countries, sharing its own experience, best practices, and lessons learned in various development sectors. India also supports capacity building initiatives for fellow developing countries in partnership with multilateral development banks. सो इंडिया आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा साउथ साउथ कॉपरेशन में हेल्प कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, इनिशिएट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ साउथ कॉपरेशन, इंडियन ओशन में। तो इस तरह से इंडिया का रोल एक बहुत ही ज़्यादा पाइवटल रोल आ जाता है अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें और साउथ साउथ की कॉपरेशन की बात करें। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स फॉर ग्लोबल साउथ, अब ग्लोबल साउथ में तो ऑब्वियसली मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का बहुत रोल है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे अभी भी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस मिलता है उनको अपने डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज शेयरिंग भी होती है ये बैंक्स के थ्रू। फिर एड्रेसिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस, एडवोकेटिंग ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए भी हमारे कुछ बैंक्स हैं, जैसे आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। सो इस तरह के जो बैंक्स हैं वो स्पेशली हमारे ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट में काम करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी काम हो रही है। और जब हमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए इस तरह के मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में, क्या रिफॉर्म्स? इवॉल्विंग डेवलपमेंट चैलेंजेस, so these must adjust to challenging global development challenges such as climate change, poverty reduction, sustainable infrastructure, digital transformation, social inequality। ये सब जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना ग्लोबल साउथ में स्पेशली, जैसे कि आपकी पॉवर्टी, हमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इश्यूज,
सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल इनइक्वालिटीज, ये हमें ग्लोबल साउथ रीजन में बहुत देखने को मिलती है और इसे हमें करना है रिड्यूस। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है, इनएडिक्वेट रिसोर्स के कारण क्या होता है, इवन दो यू गेट द फंड यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट। चैलेंजिंग चेंजिंग डेवलपमेंट पैराडाइम्स, development landscape has shifted towards a greater emphasis on sustainability, inclusivity and impact. So इस तरह से MDBs को भी अपना जो उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी है उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा। गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कंक्लूजन क्या कहता है, रिफॉर्मिंग multilateral development banks is crucial for them to effectively addresses the challenges of 21st century and enhance human welfare. A pragmatic and comprehensive approach as outlined by the expert group will be instrumental in making MDBs more adaptive, efficient and capable of driving पॉजिटिव चेंज ऑन अ ग्लोबल स्केल। सो अगर हमें पॉजिटिव चेंज चाहिए ग्लोबल स्केल में अभी 21st सेंचुरी में और ह्यूमन वेलफेयर भी हमें चाहिए एट द सेम टाइम, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे जो हमारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो डिसाइड करके बताएगा कि हमें एक्चुअली में किस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल, बट प्रीलिम्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कंट्रीज कौन है, कहाँ से लोकेटेड है, कितनी इनकी GDP रहती है, कितनी इनकी पॉपुलेशन रहती है, इस तरह से। सो recently, India presided of the virtual summit of the Shanghai Cooperation Organization, where leaders advocated for the establishment of global order that is more representative and multipolar. So उनका कहना था अभी जो हम वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और वो सबकी नीड्स के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपके जो अमीर कंट्रीज हैं, जो आपके रिच कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, सिर्फ उनके बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में सोचना है। The theme of India's chairmanship is towards secure SCO. ये हमारा थीम है, ये थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स में, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके थीम बेस्ड चीज़ों पे आ जाती है। What are key highlights of 23rd SCO summit? Actually ये summit में क्या डिसाइड हुआ था? So हमने किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। The New Delhi Declaration was signed by the member nations, which states that the international committee must come together to counter the activities of terrorists, separatists and extremist groups. So India हमेशा बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना हाईलाइट करता है इशू ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बारे में। इंडिया इज ऑलवेज अगेंस्ट टेररिज्म। सो दिल्ली डिक्लेरेशन डिसाइड हुई थी 23rd SCO समिट में, जिसमें इंडिया ने फिर से ये एजेंडा उठाया है आपका टेररिज्म का। जॉइंट स्टेटमेंट, द लीडर्स अडॉप्टेड 2 थेमेटिक जॉइंट स्टेटमेंट, वन फॉर काउंटरिंग रेडिकलिज्म एंड दूसरा इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तो हमें रेडिकलिज्म हटाना है, हमें टेररिज्म हटाना है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को हमें वीक करना है, और दूसरा हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लेके आ रहे हैं उसको भी हमें और इन्हांस करना है टाइम टू टाइम। न्यू पिलर ऑफ कोऑपरेशंस, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में भी बात हुई, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो जो भी आपके SCO कंट्रीज हैं उसमें शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज के बारे में भी डिस्कस हुआ है कि बुद्धिज्म बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है। अगर हम बुद्धिज्म को और भी ज़्यादा प्रीच करते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं, तो एक कल्चरल टाई की तरह भी काम करेगा, विच विल बी अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी फ्रॉम इंडियन साइड। इंडियाज रिजर्वेशन ऑन BRI। सो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंडिया का यही कहना है कि ऑल्दो दूसरे SCO मेंबर्स इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, बट इंडिया का सपोर्ट इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी टारगेट करता है और इस रीजन को भी वो टारगेट करता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इंडियन प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी पे ध्यान देंगे, म्यूचुअल ट्रेड के बारे में सोचेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ SCO चार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्टेट सॉवरेनिटी एंड रीजनल इंटीग्रिटी के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अदर पर्सपेक्टिव, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर पॉलिसीज, इनके बारे में भी बात हुई।
फिर चाइनीज गवर्नमेंट का क्या कहना था, जो हमारे चाइनीज प्रेसिडेंट है उनका कहना था कि 10 years एनिवर्सरी ऑफ BRI हो चुका है एंड मेंशन न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कॉलिंग फॉर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रीजन कॉन्फ्लिक्ट्स। उनका कहना है कि आप कोल्ड वॉर जोन पे मत जाओ। देखो चाइना को ये तो देखने को मिल रहा है कि ग्रुपिज्म हो रही है उनके अगेंस्ट, बट चाइना भी खुल के अब ये बोल रहा है कि आप ये ग्रुपिज्म के फॉर्मेशन में मत जाओ, आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हेल्प करो, हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आप ध्यान दो। The Russian president attending his first multilateral gathering since the failed revolution by Wagner Group indirectly attributed Ukraine's anti-Russian sentiment to external forces supplying weapons to the country. So Russian country president का भी ये कहना था कि इस तरह के जो मूव है हमें इसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेररिज्म नहीं फैलना चाहिए, ठीक है, और हमें जो सैंक्शन लगाए गए तो वो सैंक्शन भी हटा देना चाहिए रशियन कंट्रीज पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक, ठीक है। ब्रिक में कंट्रीज कौन कौन से हैं आपके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की ये कमिटमेंट ग्रुप है और इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आज। These countries represent a quarter of world's economy, 1/4 of the world economy ये आपके 5 कंट्रीज में होती हैं, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी हम देखने को मिलते हैं कि ब्रिक्स कंट्री दे रही है और पॉपुलेशन 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रिक कंट्रीज के अंदर है। इनिशियली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, तो पहले तो इकोनॉमिक मैटर्स में ही बात होती थी बट आजकल उसके अलावा भी बातें हो रही हैं। तो मेनली एजेंडा ऑफ ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का अगर आप ओवरऑल एजेंडा जानना चाहो तो क्या होने वाला है, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में ये बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, फूड एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड WTO, ये सारी चीज़ों के बारे में ये ब्रिक्स वाले बात करते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस, रिफॉर्म ऑफ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड WTO, ये सब चीज़ों के बारे में अभी ब्रिक्स जब मीटिंग होती है तो बात होती है। इवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स समिट, देखिए हमने देखा कि जो ब्रिक्स जो हमारी बॉडी है ना ये बहुत पुरानी बॉडी है, ठीक है। पहले हमारा साउथ अफ्रीका इसमें एडेड नहीं था, पहले आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ही था सिर्फ ब्रिक में। पहले ये ब्रिक्स की जगह में ब्रिक कहलाता था, ठीक है, BRIC ब्रिक कहलाता था। उसके बाद जब हमारा साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, ठीक है, उस समय में ये ब्रिक्स कहलाना शुरू हो गया। तो 2009 में हमने देखा इनिशिएशन हो गया था ब्रिक का। सो हमने देखा कि एक्चुअली में ब्रिक की फॉर्मेशन कब हुई थी। फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन यस्टिंग, रशिया। सो रशिया में हमारी फर्स्ट ब्रिक समिट हुई थी 2009 में। 2010 में साउथ अफ्रीका में, 11 में अगेन साउथ अफ्रीका, इन चाइना, एंड 2014 में आपका फोर्टज़रेला डिक्लेरेशन आया था। देखिए ये फोर्टज़रेला डिक्लेरेशन जो है ना, डिक्लेरेशन, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो फोर्टज़रेला डिक्लेरेशन है वो कौन सी जो कमिटमेंट है, जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके अंदर आता है, ब्रिक्स के अंदर आता है या SCO के अंदर आता है, कौन इसको एंटरटेन कर रहा है। तो फोर्टज़रेला डिक्लेरेशन स्टूडेंट्स इज अंडर योर ब्रिक्स कमिटमेंट, ओके। देन 2015 में UFA डिक्लेरेशन आया है। 2021 में इंडिया चेयरमैनशिप हुई थी। 2022 में बीजिंग डिक्लेरेशन भी आया है। आपका रशिया यूक्रेन के जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करते हुए, तो बीजिंग डिक्लेरेशन में हम देखने हैं ब्रिक्स कंट्री सपोर्टेड टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ब्रिक्स को भी नहीं चाहिए था कि रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई चलते रहे ज़्यादा टाइम तक, और कोविड के टाइम में भी हमने देखा है कि ब्रिक्स कैसे एकजुट होकर अपनी कमिटमेंट दिखा रहा था। फंक्शनिंग ऑफ ब्रिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिक्स पार्टनर्स आर बिल्ट ऑन UN चार्टर, generally recognized principles of normals of international law and following principles: openness, pragmatism, solidarity, non-block nature, neutrality with regards to third parties। तो उनका ये जो मेनली जो ब्रिक्स है ना, उनका मेन एजेंडा है कि हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना है। प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब वी बिलीव इन प्रैक्टिकल अप्रोच, सॉलिडारिटी, एकजुट होकर हमें काम करना है,
ठीक है, हमें ब्लॉक्स नहीं फॉर्मेशन करना है, हमें एक ओपननेस लानी है जब हम डील करें दूसरे कंट्रीज के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ, न्यूट्रलिटी रखनी है, हमें बायसनेस नहीं करना है। तो ये मेनली उनके प्लान ऑफ एक्शन में रहता है। इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे ध्यान देते हैं वो। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग, सो इनकी मीटिंग भी टाइम टू टाइम होती रहती है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोऑपरेशन, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ mutual prosperity through the expansion of intra-BRICS cooperation sector such as trade, agriculture, infrastructure, small and medium enterprise, energy, finance and banking। ये सारे सेक्टर में ब्रिक कोलैबोरेटिव एफर्ट दिखाती है और काम करती है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एक CR है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये कौन सी बॉडी में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है ब्रिक्स में। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है ये? वो एस्टैब्लिश इन 2015 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेंबर कंट्रीज दैट फेस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज हमें देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर आ रहा है, वहां पर हम ये कंटिजेंट असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार पूछ चुकी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने स्टैब्लिश किया है? ब्रिक्स ने स्टैब्लिश किया है। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो मैप में आपको ये प्लॉट करके और उसके आप क्या कर सकते हो, उसके नीचे आप हाईलाइटेड पॉइंट्स डाल सकते हो आज के टॉपिक को कवर करने के बाद। The agreements were signed during BRICS summits in the Fourth Zilla Declaration and headquarter कहाँ पर था इसका? आपका साउथ अफ्रीका, ब्राजील में। एंड अपार्ट फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर्स और कौन कौन से मेंबर्स हैं यहाँ पे? बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुगे। द मेंबरशिप इज ओपन टू मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कंट्रीज। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, अगर आप देखोगे कि ब्रिक्स ने तो बनाया है, बट ये चाहते हैं कि दूसरे कंट्रीज भी हैं वो भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करें। However, the BRICS nation can never be less than 50% of the voting power. So majorly BRICS nations को ही पावर है यहाँ पर वोटिंग करने का, वो 55% ऑफ द वोटिंग पावर उनके पास ही रहनी चाहिए, ऑल्दो आप यूनाइटेड नेशंस के सारे कंट्री को भी ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से उनका कमिटमेंट चल रहा है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम एक स्टार्ट करके आए हैं। ब्रिक्स नेशंस आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ पेमेंट सिस्टम दैट कैन सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट टू स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को हटा के वो लेके आने वाले हैं। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम कोई भी इंटरनेशनल फोरा बनाते हैं। The qualitative, enriched and enhanced intra-BRICS people-to-people contacts in cultural, academic, youth supports business regular exchange such as BRIC Parliamentary Forum बनना है, BRIC Film Festival, BRIC Youth Summit, BRIC Academic Forum। So ये सारा हमारे cultural ties को increase करने के लिए ये बहुत अच्छी मूव हमने देखी है। BRICS Parliamentary Forum, BRICS Film Festival, BRICS Youth Summit, BRICS Academic Forum, ये सारा कुछ established हो रखा है। अब इंडिया के ब्रिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से इंडिया काम कर रहा है व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप, ऑब्वियसली। व्हाई ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि ये जो ब्रिक कंट्रीज हैं ये हमारे मार्केट बन सकते हैं, जो कि अभी भी मार्केट हैं हमारे। साउथ अफ्रीका हमारा मार्केट है, ब्राज़ील, रशिया हो गया, चाइना भी हमारा मार्केट है, बट हम उनसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं रादर देन उनको एक्सपोर्ट करने के। सो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन में हेल्प करेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हेल्प करेगी। रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन में ब्रिक्स हमारी मदद करने वाली है। पिलर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, देखिए अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये चाइना के हाथ में चला जाए या यूएसए के हाथ में चला जाए, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जिसमें सबके से होना चाहिए। फिर आपका 15th ब्रिक्स समिट हुआ है 2023 को, प्लेस्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, स्पैनिंग 24 अगस्त में हुआ था ये 2023। तो 5th ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली हुआ था। उसके थीम्स क्या थे?
BRIC and Africa, Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development, Inclusive Multilateralism. So ये जो 5th BRICS Summit हुई है आपकी 2023 में, उनका थीम है हमें पार्टनरशिप एंड म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ बनानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ जाना है और इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म फॉलो करना है. गिफ्ट्स फॉर इंडिया. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया presented Bidri Surahi and Nagaland shawl gold paintings as gift to BRIC leaders. So हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्राइब्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने बिदरी सुराही, नागालैंड का शाल एंड गोल्ड पेंटिंग्स, जो गोल्ड पेंटिंग्स हैं, ये सब आपके पिक्चर, आपको इसके पिक्चर्स देखने हैं. ठीक है, ये नागालैंड के शॉल्स कैसे दिखते हैं, बिदरी सुराही कैसी दिखती है, गोल्ड पेंटिंग्स कैसे दिखते हैं, ये आपको पढ़ना होगा क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सब जाके वहाँ पर गिफ्ट करके आए हैं. ठीक है, आपको इसका एडिशनल नॉलेज भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप एडिशनल नॉलेज रखते हो और अगर आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हो. ब्रिक्स अफ्रीकन आउटरीच एंड ब्रिक प्लस डायलॉग, इस पे भी ध्यान दिया गया. इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इन्वेस्टिगेशन, इन्विटेशंस, फिर सपोर्ट फॉर G20 प्रेसिडेंसीज. इंडिया को बहुत बार प्रेसिडेंसी मिलती है. अपोजिशन टू यूनिलैटरल मेजर्स, यूनिलैटरल मेजर्स नहीं करना है हमें, बहुत कोऑपरेटिव मेजर्स रखने हैं. Global governance enhancements, human rights cooperation, agriculture and food security, UN reforms, peaceful conflict resolution, ये सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन हुई है. अब एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स. ओवर 40 nations have shown interest in joining BRICS. देखिए, ब्रिक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. ठीक है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है बट इंपॉर्टेंट बॉडी है और 40 nations ने बोला है कि हम इसमें ज्वाइन करेंगे. तो ब्रिक्स की एक्सपेंशन फर्स्ट फेज में हमने देखा कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE हैज रिसीव्ड इन्विटेशंस टू बिग ज्वाइन ब्रिक्स. तो अभी फर्स्ट फेज में हम अभी रिसेंटली इनवाइट कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 तक हम ये कंट्रीज को इनवाइट कर लें और ब्रिक में शामिल कर लें. कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE. रीजन्स फॉर ब्रिक्स एक्सपेंशन. चाइना स्ट्रैटेजिक मूव, सब जानते हैं चाइना की अपने मूव पॉलिसीज चल रही है, स्ट्रैटेजिक बहुत सारे पॉलिसीज चलते रहते हैं. फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत सारे कंट्रीज को फोमो भी हो रहा है. फियर ऑफ मिसिंग आउट कि क्या हो रहा है ब्रिक्स में ऐसा जो हमें नहीं पता है. लिमिटेड ऑप्शंस इन अदर ग्रुप्स, एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स एंड ग्लोबल साउथ यूनिटी. सो ग्लोबल साउथ यूनिटी की भी फीलिंग आपके ब्रिक्स में देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर है आपकी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया. सो ये सारे आपकी ग्लोबल साउथ की यूनिटी में कारगर हैं. चैलेंजेस अब हम देखेंगे किस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. ओवरलैप विद अदर ग्रुपिंग्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस. ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो रहने ही वाले हैं. अगर आप कोई भी इंटरनेशनल बॉडी बनाते हो ना तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो रहेंगे ही. आपके देखिए, चाइना यहाँ पर मेंबर है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंडिया इज अगेंस्ट इट. तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स and development in the Indo-China border has raised tensions with India. तो string of pearls, BRI, इस तरह की चीज़ें इंडिया को काफ़ी टेंशंस दे रही हैं टाइम टू टाइम और इसके कारण हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस आते रह रहे हैं. द डोमिनेंस ऑफ 3 कंट्रीज. कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं आपकी? साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ठीक है, ये सारे, और चाइना, इंडिया, ये सब की डोमिनेंस भी हमें देखने को मिल रहा है. पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स करेंसी एंड डी डॉलराइजेशन. देखिए, डॉलर को हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ब्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान होने को जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स अगर एकजुट होकर काम करेगा तो डॉलर की जो मोनोपोली है वो हम हटा सकते हैं. US की जो हेजेमनी है, मोनोपोली है, वो हम हटा सकते हैं. Difference of opinion. While Brazil sees a common currency as a mean of reducing vulnerability and increasing payment options, other BRIC leaders have varying options. देखो, ब्राज़ील का कहना है तो हम लोग US डॉलर ही यूज़ करते हैं बट बाकी कंट्रीज का कहना है कि नहीं, हमें डॉलर की डोमिनेंसी नहीं होने देनी है. Challenges of BRIC currency includes the need of banking and fiscal union, microeconomics. De-dollarization would require numerous global entities to independently adopt other currencies. तो देखिए, अभी फर्स्ट फेज में जो हम बाकी की कंट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं 2024 में 1 जनवरी को,
तो ये डिसाइड करेगा मेनली बाकी के कंट्रीज क्या चाहती हैं। क्या वो चाहती हैं कि डॉलर में हमें ट्रेड करना है इंटरनेशनल फोरम में, या हमें दूसरी करेंसी को इन्हांस करना है। सो इस तरह की चीज़ें भी ब्रिक्स में डिस्कस होंगी आगे जाके, जब ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर यहाँ पर इंक्लूड होंगे। आज हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू।